Hello dear friend, let's discuss question of बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन स्कूल टीचर रिटन एग्जाम जो कि 26 अगस्त 2023 को हुआ था। और ये पार्ट 8 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 111 से 120 डिस्कस करेंगे और ये लास्ट पार्ट है इस पूरे सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 11, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम विद टेम्परेचर हमें गिवन है, तो हमें बताना कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। देखो सिंपली डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी। पी होता है लीनियर मोमेंटम, एच प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ। लेकिन फिलहाल हमें फॉर्मूला चाहिए टेम्परेचर के टर्म में वेवलेंथ का। तो एक तो आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। मैं कुछ फॉर्मूला पहले बता देता हूँ इसमें कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं। जैसे अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में चाहिए लैम्डा का फॉर्मूला तो वो हो जाएगा √2m_k। और किसी किसी केस में मान लो हम क्यू मतलब पोटेंशियल v दे रहे हैं तो उस केस में लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन में √2m⁴v। जब पोटेंशियल दिया हो लैम्डा निकालना तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है तो इस फॉर्मूले का यूज करो, मोमेंटम पता हो तो इसका यूज करो, और जब टेम्परेचर दिया हो तो वही हमें करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूट्रॉन होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल बी 3/2 kT where T is the temperature and K is the constant। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 को इधर ले जाओ तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 kT। हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है h अपॉन में √2k इंटू m। ये 2m को मैंने 2km लिख लिया। तो 2k की मतलब कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ई को मैंने काइनेटिक एनर्जी बोला था, के ई लिख लो आप, ई लिख लो, एक ही बात है वो। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा h अपॉन में √2k की वैल्यू। देखो ये काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको k से या इसे किसी से डिनोट कर लो जिसको आप ठीक लगे। तो ये हो जाएगा 3 kT के इक्वल 3 kT। लेकिन ये ध्यान रखना ये यहाँ पर k भी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसलिए मैंने उसको e लिख लिया था। तो ये k गया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में इसको लिखूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा वेवलेंथ का लैम्डा इक्वल टू 3 kT और m बचा हुआ है अभी, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में √3kBTm। तो फाइनली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में 3 मास kB इंटू टेम्परेचर T। अब सब वैल्यू हमें पता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, 6.625 आप 6.6 भी ले सकते थे √3। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 के, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होगी 1.38 10 की पावर -23। और टेम्परेचर हमें ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, केल्विन में ही हम वैल्यू रखेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे और कन्वर्ट करेंगे उसको एंगस्ट्रॉन में तो हमें मिलेगा 1.79 एंगस्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। In this question we have asked when the current in the circuit is wattless, यानी कि कब वाटलेस करंट होगा। देखो वाटलेस का मतलब ये हो गया कि जो पावर होगी वो जीरो होगी। वाटलेस का मतलब क्या होगा, पावर जितनी भी होगी वो जीरो कंज्यूम होनी चाहिए, तब उसको वाटलेस करंट कहते हैं। अब इसमें बोला कि when the inductance of the circuit is zero, inductance of the circuit is zero, when the reactance of the circuit is zero, when the current is alternating या more than of the above। देखो पावर का फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूँ तो सिंपल होता है, पावर इक्वल टू होता है V इंटू में करंट I, या फिर I स्क्वायर RV होता है, या फिर V स्क्वायर अपॉन RV होता है। ठीक है, अब व्हेन द करंट, अब करंट तो फ्लो कर रहा है लेकिन पावर जीरो हो गए, उसके लिए क्या हो सकता है। तो अगर मान लो सर्किट में रेजिस्टेंस ही नहीं है तो पावर कितनी आएगी, पावर हो जाएगी जीरो। तो हम कह सकते हैं व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज जीरो देयर विल बी नो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। इसके अलावा अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूँ, यहाँ पर तो खैर वो नहीं है, ऐसी नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट में पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS और cos फाई। तो अगर मान लो cos फाई की वैल्यू जीरो के इक्वल है, मतलब फाई जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वहां पर मान लीजिए
कोई सर्किट है जिसमें कैपेसिटर ऐड है या जिसमें इंडक्टर ऐड है, तो वहां पर भी अल्टरनेटिंग करंट में भी एवरेज पावर होगी इट विल बी जीरो और वो वाटलेस की सिचुएशन कहलाएगी। इसके अलावा अगर एलसीआर कंडीशन है, एलसीआर सर्किट में भी वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्री का, फाई की वैल्यू, तो वहां पर भी पावर कितनी होती है, जीरो, उसको हम वाटलेस करंट ही बोलते हैं। तो फिलहाल तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 113, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैन बी एक्सप्लेन बाय। देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल आया, फोटोन जिसको हम बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, मतलब हम यहाँ पर इस फोटोन को एज अ पार्टिकल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो नेचर होगा लाइट का वो पार्टिकल नेचर एज्यूम किया जाता है। सो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करेगा। इसके अलावा अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये सब वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नेचर को। ठीक है, पार्टिकल नेचर को एक तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रिप्रेजेंट करता है और एक कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग, वो भी पार्टिकल नेचर को ही यूज करती है, ये प्रूव कर सकती है, वही कह सकते हैं हम। विच माइक्रोवेव कंपोनेंट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे रोटेशन। फैराडे रोटेशन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम क्या चीज बना सकते हैं। देखो फैराडे इफेक्ट क्या होता है, इट कॉज अ रोटेशन, मतलब कि जैसे कोई लाइट है, पोलराइज लाइट, तो उसके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को हम रोटेट कर सकते हैं बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो फैराडे इफेक्ट कॉज अ रोटेशन ऑफ द plane of polarization which is linearly proportional to the component of magnetic field in the direction of magnetic field। तो मतलब एक तो हम यहाँ पर रोटेटर की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सर्कुलेटर की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फैराडे रोटेशन कैन बी यूज्ड इन आइसोलेटर एज वेल एज सर्कुलेटर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्कुलेटर और आइसोलेटर दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो मेन करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि दो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, एक तो आइसोलेटर वाली और एक सर्कुलेटर वाली। क्वेश्चन नंबर 115, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है। पूछा है कि लैम्डा और इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम पोटेंशियल है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए कम या ज्यादा होगी। मैंने आपको यहाँ पर बताया था रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड दी पोटेंशियल। यहाँ पर देखो, तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर लूंगा इस वाले क्वेश्चन में। लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, h/√2 m/3। अगर हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो चार्ज दोनों पे सेम रहता है, मैग्नीट्यूड की बात करूं, पोटेंशियल तो सेम दे रहा है, h भी सेम ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो लैम्डा होगा वो इनवर्सली रूट ऑफ मास पर डिपेंड करेगा, यानी जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो मास ज्यादा होता है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ कम होगी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से, या कह लो कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा होगी प्रोटॉन की वेवलेंथ से। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 116, द लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द surface of convex lens of focal length 20 cm to catch the image of white horse, the image will be। तो किस तरह की इमेज बनेगी अगर हम थिन स्ट्रिप, मतलब कि हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है और उस पर बहुत पतली 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 स्ट्रिप लगा दें तो क्या होगा, किस तरह की इमेज बनेगी। देखो इतनी सारी स्ट्रिप लगाने का एक ही नुकसान होगा, इमेज तो बनेगी, इमेज तो आपको दिखेगी, लेकिन इंटेंसिटी या कह लीजिए उसकी जो तीव्रता होगी वो बहुत कम होगी। So since the light falling on the curved portion would not react at the picture point, the white horse entire image is produced, but its intensity is reduced. So the horse of less brightness is produced by the lens। तो यहाँ पर जो brightness है वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है a horse of less brightness। क्वेश्चन नंबर 117, The total energy of electron in the nth orbit of hydrogen atom is। देखिए इसमें हम एनर्जी निकालते हैं कैसे। हमें पता है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो सेंटर पर रहेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा प्रोटॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ अगर
मान लीजिए कोई हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट होता तो जेड ही यहाँ पर चार्ज होता है प्रोटॉन बीच में, और इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ रिवॉल्व करता। तो ऐसे में जो काइनेटिक जो टोटल एनर्जी होगा वो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर। तो के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो जेड ई इंटू में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा आएगा माइनस ई अपॉन में जो भी ऑर्बिटल रेडियस है यहाँ पर आर। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कैसी आ रही है, नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन होगा प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ जेड ई का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। अच्छा, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस जेड ई का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक और रिलेशन होता है कि इसी में जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है बट विद नेगेटिव साइन, और जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होती है। अगर आप ये भी रिलेशन जानते हो तब भी आप डायरेक्टली अब लिख सकते हैं। और इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए कि एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एक चीज दे दी जाती है दूसरी पूछ ली जाती है। जैसे मान ली पोटेंशियल एनर्जी दी होगी तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पूछ लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया कितनी, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी रिलेशन से मैं बताता हूँ आपको एनर्जी। तो एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का आधा कर दो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जेड ई का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर विद नेगेटिव साइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका आधा कर दो, हाफ कर दो, क्योंकि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के इक्वल होती है। तो ये आ जाएगा माइनस जेड की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम, ई स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में जो भी nth ऑर्बिट का रेडियस होगा यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है, आर एन। सो हियर टोटल एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दे हैव अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव में आएगी। तो पॉजिटिव होने का तो सवाल ही नहीं होता। मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया, ये होगा माइनस के ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। इसके अलावा अगर आपको टोटल मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल एनर्जी के ही बराबर आएगा, बस माइनस साइन नहीं आएगा। तो हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन। तो रेडियस के टर्म में हमने बता दिया टोटल एनर्जी कितनी होगी। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, और आपको पता है एल इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है, और ये बराबर होता है एम वी आर के। तो आप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ आर के टर्म में लिख करके काइनेटिक एनर्जी को आर के टर्म में ले आइए। पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताई थी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में आर, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी इस तरह से क्यों आ रही है, तो यहाँ पर हमने जैसे वहां पर के की वैल्यू यहाँ पर जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो नहीं रखी, इससे पहले वाले में हमने वैल्यू पुट कर ली थी। जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं ली, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, और बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। नेक्स्ट है 118, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन इट। तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 113 में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बताया था क्या होता है। वो होता है कि जब कोई इंसिडेंट फोटोन किसी मेटल पर इंसिडेंट हो रहा है, मतलब कोई फोटोन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस क्वेश्चन में उल्टा बता दिया, इसमें डेफिनेशन दे दी और पूछा कि वो होगा क्या। सो द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन इट। सो ये होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आप फोटोन को इंसिडेंट करवाओगे वो जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, हाँ उसकी एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। देखो मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, एक तो फ्यूजन, फ्यूजन में क्या होंगे, जो लाइट न्यूक्लियाई होंगे, लाइट वेट न्यूक्लियाई, वो कन्वर्ट हो जाएंगे हैवी वेट न्यूक्लियाई में, मतलब फ्यूज हो जाता है, उसमें फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फ्यूज मतलब जुड़ना। जबकि जो फ्यूजन होता है टाइटल फिश वाला, इसमें हैवी जो न्यूक्लियाई होंगे, हैवी न्यूक्लियाई, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं
लाइट न्यूक्लियाई में, लाइट मतलब हल्के, लाइट वेट, लाइट न्यूक्लियाई। लेकिन इसके लिए हमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट इस पर करवानी पड़ती है फिजन के लिए। तो पूछा है कि ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है। अ लाइट न्यूक्लियस बम्बार्ड बाय थर्मल न्यूट्रॉन ब्रेक्स अप, तो ब्रेकिंग नहीं होती इसमें, फिजन है ना, तो लाइट न्यूक्लियाई ब्रेक नहीं होंगे, हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होंगे। हैवी न्यूक्लियाई बम्बार्ड बाय थर्मल न्यूट्रॉन ब्रेक्स अप, तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर है सी पर, ए हैवी न्यूक्लियर ब्रेक्स इनटू टू फ्रैगमेंट बाय इटसेल्फ। देखो खुद से नहीं होता है, हमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट इस पर करवानी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये भी स्टेटमेंट गलत होगी, तो डी भी गलत होगा। और जब बी सही है तो ई भी गलत होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है, और फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो एनर्जी और मास तो इंटरचेंजेबल है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, कंसेप्ट क्या रहेगा, हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स dp अपॉन dt के इक्वल होती है, p होता है मोमेंटम। तो अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो इसका मतलब फोर्स हो गई जीरो। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करो अगर वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब वो होता है कि कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। अब जब मोमेंटम कांस्टेंट वो बदल नहीं रहा है तो वो कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर फॉलो होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोमेंटम ओनली। एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं।